ठीक है। तो अमृतसर में कह सकते हो कि हमारा जो मंदिर है कह सकते हो वह स्थित है। कौन सा? हमारा स्वर्ण मंदिर स्थित है। ठीक है। ऐसे ही करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस आपको भर लेने हैं। जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, ऐसे करके आपको फिल कर देना है। चौथे क्वेश्चन का आंसर कहीं आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका नाम आपको यहाँ पर ऐसे फिल कर देना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हितेश भैया आप सभी लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का एक वायरल पेपर लेकर के आया हूं। देखो भाई, जितने भी कॉलेज में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा इस टाइम चल रही है ना, सभी को पता है कि सभी कॉलेजों में इस टाइम अर्धवार्षिक परीक्षा जो है चल रही है। और ऐसे में जो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है भाई साहब, सभी जिलों में लगभग मुझे पता है कौन सा पेपर आ रहा है। ठीक है, तो टोटल मेरे हिसाब से 5 से 6 ऐसे सेट हैं जो हर जगह हर जिले में पूछे जा रहे हैं। और वह 5 से 6 सेट के जो भी क्वेश्चंस हैं वो लगभग हमारे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ऐसा अगर मैं कह सकता हूं कि आज का यह क्वेश्चन पेपर जिस भी स्टूडेंट ने पूरा देख लिया, यानी जो भी विद्यार्थी आज की इस क्लास को एकदम शुरू से लगा करके एकदम लास्ट तक देखता है, यानी अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया ना, तो आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का जो ये आपका कह सकते हो पेपर है ना, तो सामाजिक विज्ञान का जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका पेपर होने वाला है उसके सारे क्वेश्चंस आज की इस क्लास में आपको पता चलने वाले हैं। देखो, इसका जो पूर्णांक रहता है वो हमारा 70 रहता है। ठीक है, जैसा कि बोर्ड पेपर भी आपका 70 नंबर का होता है, वैसे ही ये हमारा पेपर भी 70 नंबर का होता है। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें स्टार्टिंग के 15 मिनट में सभी परीक्षार्थियों को क्या करना है भैया, सभी के सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र एकदम बारीकी से पढ़ना है कि कौन कौन सा क्वेश्चंस हमारे इस अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में आया हुआ है ना। तो आपको तो मैं पहले से ही अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बता दे रहा हूँ भाई, तो आपको पहले से ही सारे क्वेश्चन पता चल जाने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पेपर में आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लेना, और आपको अगर ये क्लास आपने पूरी कर ली भाई तो 70 में 70 आप लोग पूरा यहाँ से पक्का कर सकते हो, है ना। तो चलो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ पेपर की, तो पेपर में कुछ निर्देश दे रखे हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा रहने वाला है। देखो, अगर मैं पेपर की बात करता हूँ, अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करता हूँ, तो यह प्रश्न पत्र हमारा 2 खंडों में विभाजित है। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो खंड आ आएगा जिसमें हमारे 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और इसके बाद हमारा खंड बा आएगा जिसमें हमारे 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। तो भैया इस तरीके से हमारा ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होगा। तो चलो भाई, अब आपको बताने वाले हैं भाई इस पूरे अर्धवार्षिक परीक्षा के जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वह सारे क्वेश्चंस अब आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस के आपका स्क्रीनशॉट लेना है ना। जो भी आपके सामने मैं क्वेश्चंस प्रस्तुत करूंगा उन सभी क्वेश्चंस का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और पेपर से पहले आपको इनको तैयार कर लेना है। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन नोट करो। पहला क्वेश्चन जो कि लगभग हर साल ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो प्री बोर्ड एग्जाम हो, या फिर हाफ ईयरली हो। ठीक है भाई, तो चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। देखो भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, और जिस भी विद्यार्थी को इसका आंसर नहीं पता है एकदम अच्छे से तैयार कर लो कि भारत जब महात्मा गांधी जी थे, ठीक है, जब वो भारत वापस लौटे थे तो उन्होंने अपना सबसे पहला सत्याग्रह जो किया था भैया वह आपका चंपारण में किया था। कहाँ पे किया था वह आप लोग कह सकते हो कि चंपारण में किया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा चंपारण बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को नोट करो भाई सभी प्यारे साथी। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमसे यहाँ कह रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। देखो, अगर आप सभी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत ही फेमस कह सकते हो, है ना, बहुत ही फेमस हत्याकांड है। और अगर आपको यह नहीं पता है क्वेश्चन का आंसर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाने की जो आज्ञा थी वह किसने दी थी, तो आपको पता कर लेना है भाई, वह दी थी भाई साहब जनरल डायर ने। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो, जनरल डायर की अगर मैं बात करता हूँ कि जनरल डायर हमारा कौन था, तो देखो भाई, ये एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था। ये कौन था भाई? ये एक सैन्य अधिकारी था। कहाँ का? ब्रिटिश का। ठीक है, यह एक सैन्य अधिकारी था। कहाँ का भाई? ब्रिटिश का। ठीक है भाई, इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। तो इसने क्या किया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके रखा था वहाँ पर, है ना, और फिर गेट लगा करके, गेट बंद करके कह सकते हो कि उन पर गोली चलाने की आज्ञा दी थी। ठीक है, तो ऐसे करके इस क्वेश्चंस को आप तैयार कर सकते हो भाई। इसके बाद चलो भाई आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं।
सभी विद्यार्थी एक काम करेंगे भाई कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताता चलता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नोट करते हुए चलने हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट आता है भाई तो उस क्वेश्चंस का आंसर हमसे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, वरना किसी भी क्वेश्चंस में अगर दिक्कत तकलीफ होती है तो आप गूगल की सहायता से भी आंसर पता कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सही आंसर और सही क्वेश्चंस बताने का प्रयास करूंगा। ऐसे क्वेश्चंस हैं भाई जो सीधा आपके पेपर में छपे हुए हैं, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ा था। देखो भाई बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है, और अगर मैं इसके सही आंसर की बात करता हूं कि भैया आर्थिक महामंदी सबसे ज़्यादा है ना, जो आर्थिक महामंदी थी जिसने सबसे ज़्यादा जिस देश को प्रभावित किया था वह आप लोगों का देश था अमेरिका। यानी अमेरिका जो था वहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्थिक महामंदी का प्रभाव देखने को मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही ऑप्शन हो जाएगा भाई, तो भैया लगा लोगे एकदम ऑप्शन नंबर 4 यानी अमेरिका को बिल्कुल सही लगा लोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो अगर मैं बात करता हूं केसरी जो आपका समाचार पत्र था, इसका जो प्रकाशन भाई था वो किसने किया था, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। इसका देखिए ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ठीक है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू दे रखा है, महात्मा गांधी दे रखा है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पर देखो भाई इसमें से सही ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। यानी बाल गंगाधर जो तिलक थे इन्होंने भैया केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लेंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध है ना, जो हम लोगों का प्रथम विश्व युद्ध था ये कब प्रारंभ हुआ था। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है, लगभग आप लोग किसी भी ईयर का पेपर उठाकर देख लेना भैया, यह क्वेश्चंस आपको ज़रूर के ज़रूर पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ जो हुआ था याद कर लेना है, वह हुआ था 1914 ईस्वी में, ठीक है। यानी 1914 ईस्वी में हमारा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलो भाई आगे क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करता हूं तो देखो यहां पर हमसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। तो देखो आग्नेय जो चट्टानें होती हैं ना, इन चट्टानों में जो खनिज पाया जाता है भैया वह आप सभी लोगों को याद कर लेना है कि वह खनिज हमारा होता है ग्रेफाइट। क्या होता है भैया, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। यानी कि जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं इनमें हमारा ग्रेफाइट नामक जो खनिज होता है वह पाया जाता है ना। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। तो लाल मिट्टियां किस राज्य में पाई जाती हैं। ऑप्शन अगर आप नज़र डालेंगे तो ऑप्शन में गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यानी 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। पर हमको बिल्कुल सही ऑप्शन पर टिक लगाना है जो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूं तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोग कह सकते हो, है ना, कि लाल मिट्टियां जो है ना वो उड़ीसा में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती है भाई, उड़ीसा में हमारी लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग टिक लगा लोगे। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से है ना, ये से की जगह आप सी कर लेना, जहां जहां पर से लिखा हुआ है वहां आप सी कर लेना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है ना। तो इनमें से भैया एक मिट्टी का प्रकार आपका कौन सा नहीं है आपको बताना है। देखो 4 ऑप्शन में से मैं केवल एक ऑप्शन को सही बताता हूं ताकि वह ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वह आपको याद हो सके। बाकी के जो आपके गलत ऑप्शन है, जो आप लोग कह सकते हो कि जो आपके सही ऑप्शन नहीं है, उन पर आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो मिट्टी का प्रकार कौन नहीं है तो याद कर लेना, सीमेंट जो होता है ये एक तरीके से मिट्टी का प्रकार भाई नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से है ना कौन अजैवीय संसाधन है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के सारे ऑप्शंस दिखाते हैं और आपको सही ऑप्शन कौन सा है टिक लगाने के लिए आपसे बताते हैं। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं सही ऑप्शन पर टिक लगाता हूँ भैया तो क्वेश्चन नंबर 9 था और यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हमारा चट्टानें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चट्टानों को आप बिल्कुल सही कर लेंगे, है ना, यानी चट्टानें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं भैया, सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, है ना। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि आपकी जो सामाजिक विज्ञान है, यानी आपकी जो सोशल साइंस है ना, आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा भाई, उसमें आपके स्टार्टिंग से 1 से लगाकर 3 चैप्टर तक ही सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। अब यही चीज़ आपकी चलेगी फिजिक्स में, ठीक है, सॉरी, ये चीज़ आपकी चलेगी हिस्ट्री में, ठीक है, ये चीज़ चलेगी आपकी जियोग्राफी में, है ना, ये चीज़ चलेगी आपकी इकोनॉमिक्स में, है ना, यही चीज़ आपकी चलेगी सिविक्स में, यानी कि बोले तो भाई साहब नागरिक शास्त्र में, है ना। तो कह सकते हो कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के जो शुरुआती 3 चैप्टर हैं, वहाँ से आपके पेपर में अर्धवार्षिक परीक्षा से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, यानी हाफ ईयरली में क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टार्टिंग के 1 से लगाकर 3 चैप्टर तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वह सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर आपने ये पेपर पूरा कंप्लीट देख लिया तो इस बात की गारंटी है कि आपको सीधा के सीधा क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, यानी हमारा जो चिपको आंदोलन कह रहा है कि यह आंदोलन किससे संबंधित है। तो अगर मैं चिपको आंदोलन की बात करता हूं, ठीक है, तो यह हमारा संबंधित है वन संरक्षण से, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं तो कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कहां संघात्मक शासन नहीं है। आप सभी को मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि अगर मैं संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करता हूं भाई, है ना, संघात्मक शासन व्यवस्था हमारी कहां पर लागू नहीं है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूं, भारत में भी लागू है ना, आपके जो संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वहां पर भी, यूएसए में भी लागू है ना, बेल्जियम में भी लागू है। लेकिन अगर हमारा श्रीलंका की मैं बात करता हूँ, अगर मैं श्रीलंका की बात करता हूं तो यहां पर हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वह लागू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग 4 को बिल्कुल सही कर लोगे, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यहां क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। अगर मैं संघीय राज्य की बात करता हूं भाई, कि यहां पर हमारा जो संघीय राज्य है वह हमारा कौन सा नहीं है, तो सभी को पता होगा दिल्ली हमारा एक संघीय राज्य नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषय, कौन सा विषय जो है ना राज्य सूची में नहीं आता है। अगर मैं कौन सा ऐसा विषय है जो हमारा राज्य सूची में नहीं आता है, मैं उसकी बात करता हूं भाई, तो हमेशा याद कर लेना, ठीक है, हमेशा याद कर लेना, जो मृदा होती है, जो मिट्टियां होती हैं, ये हमारे किसी राज्य सूची में नहीं आती हैं। सिंचाई आती है, पुलिस का जो विभाग होता है वो भी आता है, कृषि विभाग भी होता है, सिंचाई विभाग, तो लगभग ये सारी चीज़ें आती हैं राज्य सूची में। पर मृदा जो होती है, मृदा ये मिट्टी होती है और ये हमारे किसी राज्य सूची में सम्मिलित नहीं होती है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूं तो कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, है ना। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो सभी विद्यार्थी बताएंगे कि भारत में पंचायती राज जो था ना, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1992 ईस्वी में, यानी 1992 ईस्वी में कह सकते हो सभी विद्यार्थी कि पंचायती राज की स्थापना हुई थी भारत में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अगर मैं किसी राजनीतिक दल की बात करता हूं और फिर मैं कह देता हूं कि भैया ये राजनीतिक दल जो है ना, ये राजनीतिक दल हमारा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो आपको बताना है वह कौन सा हमारा कह सकते हो राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो हमेशा याद कर लेना, है ना, हमेशा याद कर लेना भैया, जो आपकी समाजवादी पार्टी होती है, ठीक है, जो आपकी समाजवादी पार्टी होती है ये एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं होती है ना। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं और मैं जितना आपको बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ एग्जाम से पहले, वह सारे अर्धवार्षिक परीक्षा में देखिए बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं। आपको माइंड से निकाल देना है कि यहाँ पर मैं 70 में पास नहीं हो पाऊँगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर आपने हमारे साथ जुड़ के तैयारी की है ना, 5 से 6 वीडियोज़ अगर आपने देख लिए हर सब्जेक्ट के, तो 70 में आप ईजिली 60+ स्कोर कर लोगे भाई, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, है ना, जिनको आपको एग्जाम से पहले एकदम रट के चले जाना है ना, बिल्कुल छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो बात करते हैं भाई आगे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की।
चलिए भाई, अगले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। और जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, अगर लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक कर दीजिएगा, है ना। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमारे साथ अगर आप जुड़े रहते हो, ठीक है, अभी तो चलो कोई बात नहीं है कि बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही डेट शीट आ जाती है, जैसे ही एक बार डेट शीट निकलती है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर पढ़ाई करने की ऊर्जा आ जाती है। तो अगर आप उस टाइम पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से आप पीछे रह जाओगे। अर्धवार्षिक परीक्षा को आपको भूल जाना है। मेन चीज़ आप लोगों का है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में आपको 95% लेकर के आना है। अर्धवार्षिक परीक्षा में तो आप लोग ईजिली 70 में 65 प्लस, मतलब 60 प्लस या 65 प्लस स्कोर मैं आपको करवा दूंगा। उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। मेन टेंशन लेनी है आपको बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाना है, और उसको लाने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूं तो ये कह रहा है कि कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करता हूं, ठीक है, तो हमेशा याद कर लेना भैया कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है वो आपका 24 दिसंबर यानी 24 दिसंबर को बनाया जाता है, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और एकदम बोर्ड के लिए एकदम कह सकते हो वीवीआई है ना, कह सकते हो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, कह रहा है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग WTO बोलते हैं, जो हम लोगों का WTO यानी विश्व व्यापार संगठन होता है, ये किसके द्वारा कह सकते हो शुरू किया गया था, ये किसके द्वारा शुरू हुआ था। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं तो देखो भैया, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा विकसित देश। यानी जो हमारा विश्व व्यापार संगठन था ना, ये विकसित देशों द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। ये किन देशों द्वारा शुरू किया गया था, ये WTO कह सकते हो विकसित देशों द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। चलो भाई, आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है, इसका जो मुख्यालय भैया है, ठीक है, मुख्यालय की बात कर रहा है, तो इसका जो मुख्यालय भैया वो जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जेनेवा में। तो ऑप्शन नंबर आप 4 बिल्कुल सही कर लोगे, यानी जेनेवा में हमारा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, यानी 19 नंबर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चंस कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है। अगर मैं द्वितीयक क्षेत्रक की बात करता हूं तो हमेशा याद कर लेना, इसका जो दूसरा नाम होता है वह होता है औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। यानी द्वितीयक क्षेत्रक को हम लोग औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। और एक एक नंबर के ये जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं भैया, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको OMR सीट में देना होता है। देखो इस तरीके से आपको एक बोर्ड की कॉपी मिलेगी, है ना, और इसी तरीके से आपको एक OMR सीट भी दी जाएगी, जिसमें आपको सारे बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर आपको कह सकते हो गोला करके भरना पड़ेगा भाई, है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कह रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। अगर मैं उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की बात करता हूं, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। तो देखो यह आप लोगों का बना था वर्ष 1986 में। कब बना था भैया? 1986 ईस्वी में ये हमारा बना था। जितने भी प्यारे भाई क्लास को देख रहे हैं, जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, उन सभी को ये 20 प्रश्न तैयार कर लेने हैं। ये 20 के 20 क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के एकदम डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। और लगभग हर एक जिले में जो जो क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुके हैं, और आपको मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन पेपर का आंसर मैं देने वाला हूं, ठीक है भाई। तो देखो 20 प्रश्न जो मैंने आपको बताया बहुविकल्पी प्रश्न, इनको नोट कर लेना, एग्जाम से पहले रट के चले जाना, ठीक है। अब चलो बात करते हैं सेक्शन बी की, यानी खंड बा की, है ना। खंड बा की अगर मैं बात करता हूं तो इस खंड बा में हमारे भैया सारे के सारे वर्णात्मक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वह सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चंस भैया आपके पेपर में 50 मार्क्स के आते हैं, यानी 50 मार्क्स के आते हैं। और जिस भी विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षा में 90 से 95 प्लस, कह सकते हो 90 से 95 प्लस स्कोर करना है, तो भैया ये वर्णात्मक क्वेश्चंस को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपने 50 नंबर के क्वेश्चंस पर फोकस नहीं किया ना, तो फिर आपसे बात नहीं बनेगी, फिर बात नहीं बनेगी 95 प्लस वाली। तो चलो भाई एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें मानचित्र संबंधित भी क्वेश्चंस हैं,
ठीक है। तो मानचित्र से आपके पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो भैया वो भी आपको देखना ज़रूरी है। तो पूरी क्लास को देख लेना, यहाँ से आपका 70 से आप कह सकते हो 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं वर्णात्मक क्वेश्चंस की और चलिए देखते हैं। चलो भाई, सबसे पहले देखो यहाँ पर अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि जो हमारे वर्णात्मक क्वेश्चंस होते हैं भैया, ये हमारे 50 नंबर के आते हैं और 50 नंबर का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। कोई भी विद्यार्थी अगर यह चाहता है ना कि 95 प्लस करना है, तो वर्णात्मक क्वेश्चंस आपको पहले तैयार करने हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो, पेपर में जो होंगे जितने भी आपके लघुत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे भैया, वे सारे के सारे वर्णात्मक क्वेश्चंस आपको 80 शब्दों में इनका आंसर आपको पेपर में लिख के आना है ना। जितने भी आपको यहाँ पर 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट कर लेने हैं, है ना। और एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कैसे मिलेगा वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है हमारे प्यारे साथी, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का, कह सकते हो ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिएगा। तो देखो 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लोगे। और इसके आंसर की अगर मैं बात करता हूं कि इसका आंसर प्यारे साथी आप कहां से ढूंढोगे, तो देखो इसका आंसर आप सभी को करना है कि गूगल से जाना है, गूगल में एकदम इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना पूरे क्वेश्चंस का, है ना। और गूगल में जा करके जो एक गूगल करके लेंस ऑप्शन होता है, गूगल लेंस, वहाँ से इस क्वेश्चन को आपको एकदम सर्च कर लेना है। वहाँ से आपको इसका बेहतरीन एकदम सिंपल भाषा में आंसर आ जाएगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। वहाँ से आपको इस क्वेश्चन को स्टोरी की तरह पढ़ लेना है और पेपर से पहले रट के चले जाना है। और ये क्वेश्चन आपका VVI है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, तो जरूर तैयार करना है। इसके बाद अथवा में देखो 2 प्रश्न आएंगे पेपर में, है ना। 2 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, जिनमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको पेपर में लिख के आना है 80 शब्दों में, यानी कि एक पेज में आपको लिख के आना है। अगर मैं अथवा वाले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो क्वेश्चंस है कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। जो असहयोग आंदोलन था इसके मुख्य कारण क्या थे, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है। और आप देख लेना जब आप अर्धवार्षिक परीक्षा देने बैठोगे तो वह सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो मैं करा रहा हूं। तो निश्चित है कि क्वेश्चंस का आंसर आप लोग गूगल लेंस से एक बार आंसर जरूर इसका पता कर लोगे भाई, ठीक है। काली मृदा से रिलेटेड देखो क्वेश्चंस आ जाता है कि काली मृदा का निर्माण और उसकी विशेषताएं लिखिएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन, है ना। ये दोनों के दोनों आपके भूगोल के क्वेश्चन हैं। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किए, है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री यानी इतिहास के क्वेश्चंस थे। तो 2 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस आपको भाई भूगोल के देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस आपको कह सकते हो कि राजनीतिक विज्ञान के देखने को मिलेंगे भैया, ठीक है। सभी विद्यार्थी एकदम ध्यान से, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो। और चौथा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा ये आपका कह सकते हो कि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखो यहाँ पर हमारा पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं। और अथवा में क्वेश्चन है कि अभ्रक की जो उपयोगिता होती है इसको बताइएगा। और भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम बताइएगा। दोनों में से दोनों कोई क्वेश्चन को आप तैयार मतलब कि लर्न कर सकते हो, है ना, तैयार कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा आप उसका आंसर एकदम छाप के चले आना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे अर्थशास्त्र के हैं। इसके बाद जो बचे हुए 2 प्रश्न हमारे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस के हैं, ये दोनों क्वेश्चंस हमारे जो हैं ये हमारे नागरिक शास्त्र के हैं। सॉरी, ये 2 क्वेश्चंस हमारे अर्थशास्त्र के हैं, ठीक है। ये चीज़ मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी कह सकते हो मिस्टेक हो गई। और ये 2 क्वेश्चंस हमारे अभ्रक की उपयोगिता लिखिए, भारत में इसके 2 उत्पादक राज्य, ये दोनों हमारे क्वेश्चंस कह सकते हो कि एक इसमें से भूगोल का क्वेश्चन है और एक अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कह सकते हो कि हमारा भूगोल का क्वेश्चन है और ये अभ्रक वाला हमारा अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना है और इसका आंसर आपको गूगल लेंस के द्वारा तैयार कर लेना भैया। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। चलो भाई, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय बताइए, है ना। तो ये नोट कर लो। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे में किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। 4-4 नंबर में देखो प्रश्न आपको ये पेपर में देखने को मिलेंगे। अब चलो बात करते हैं वर्णात्मक क्वेश्चंस की, है ना, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की। ये जो वर्णात्मक क्वेश्चंस हैं ये आपके पेपर में माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पेपर में 6 नंबर के आएंगे।
तो 6-6 नंबर वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितने भी आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वह सारे क्वेश्चंस आपको मैं अब बताने वाला हूं। तो चलिए सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना और सारे प्यारे साथियों को क्लास को पूरा ज़रूर देखना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिएगा, जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, है ना, जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से एकदम। अब आपके लिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ भैया वह क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में कह सकते हो कि 6 नंबर के पूछे जाएंगे। यानी ऐसे क्वेश्चंस हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि 6 नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहला प्रश्न आप लोग तैयार करो और देखो 150 शब्दों में इन सभी प्रश्नों का आपको आंसर देना है। कितने शब्दों में? 150 शब्दों में। 150 शब्दों में कहने का मतलब है भैया कि इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर आप लोगों को है वह आपको कम से कम 2 पेज के अंदर लिख के आना है। कितने पेज के अंदर? 2 पेज के अंदर आपको आंसर लिख के आना है। सबसे पहला क्वेश्चन तैयार करो भैया, असंगठित क्षेत्र, जो हमारे असंगठित कार्य क्षेत्र होते हैं, इससे आप क्या समझते हैं और इसकी किन्हीं 3 विशेषता या फिर समस्या को आपको लिखना है। इसकी 3 समस्याओं को आपको लिखना है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लेना। अथवा में देखो हमारा दूसरा प्रश्न दे रखा है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। अगर मैं विदेशी व्यापार की बात करता हूं तो इससे आप क्या समझते हैं और भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइएगा। तो भारत की किन्हीं कह सकते हो कि भारत में जो विदेशी व्यापार होता है उसकी 2 विशेषताओं पर आपको टिप्पणी लिखनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको पेपर में अपने प्रश्न पत्र के उत्तर में कह सकते हो, जो आपको पेपर मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी, उसमें आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के आना है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपको तैयार कर लेना कि लोकतांत्रिक शासन में जो सरकार होती है ना, तो लोकतांत्रिक शासन में सरकार का उत्तरदायी होना क्यों आवश्यक है। 6 नंबर में इसको तैयार कर लेना। इसके बाद नारीवाद का क्या अभिप्राय है ना, भारत की जो विधायिकाओं में महिलाओं के जो प्रतिनिधित्व की स्थिति है ना, इस पर आपको प्रकाश डालना है। 6 नंबर के 2 प्रश्न हैं, यानी दोनों में से किसी एक का आंसर आपको अपने कह सकते हो कि पेपर में करके आना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हो, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी यह कहेंगे कि ये तो हिंदी का क्वेश्चन है, पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हिंदी का एक क्वेश्चन के साथ साथ ये आपका एक भूगोल का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये भूगोल का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, उद्योगों से भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिए। जो हमारे भारत में बहुत सारे उद्योग हैं ना, इन उद्योगों से क्या हो रहा है कि हमारा जो जलवायु है, ठीक है, वायुमंडल है, प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, तो एकदम अच्छे से इसका आंसर आप लोग पेपर में लिख के आना। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हो, है ना। ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 नंबर के जो 2 प्रश्न हैं ये भूगोल से क्वेश्चन से, तो दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको करके आना है। आगे प्रश्न नंबर 4 है कि भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है कि विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों का सम्मिलित किया जाता है ना। तो अगर मैं विकास की अवधारणा की बात करता हूं तो फिर पूछ रहा है कि विकास की जो अवधारणा है ना, इनमें मैं सामान्यतः किन किन घटकों को मैं सम्मिलित करता हूं, तो वह सारे घटक आपको एकदम बारीकी से कह सकते हो बना करके लिखने हैं। सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से नोट कर लो भाई। अब मैं आपको बताने वाला हूं मानचित्र से संबंधित क्वेश्चंस, यानी भैया ऐसे क्वेश्चंस जो कि लगभग आपके पेपर में कह सकते हो कि पूरे के पूरे 10 नंबर देके जाते हैं। और कोई भी प्यारा साथी अगर ये मानचित्र वाला क्वेश्चन नहीं समझता है ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग 70 में 55 नंबर भी नहीं ले पाओगे। अगर आपको चाहते हो कि 70 में मुझे 60 प्लस स्कोर करना है, तो ये मानचित्र वाले क्वेश्चन को आप बारीकी से अच्छे से समझ लेना। और सारे के सारे मानचित्र वाले क्वेश्चन मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कह सकते हो कि होने वाले हैं। तो ये पूरा मानचित्र आपके लिए समझ लेना, ये पूरा मानचित्र आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपके पेपर में मानचित्र वाले क्वेश्चंस आएंगे वह आपके 9A से पूछे जाएंगे और आपके 9B से आएंगे। तो भाई सबसे पहले देखो कि 9A में सबसे पहले अगर मैं 9A की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपको 1-1 नंबर के आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में भैया 1-1 नंबर के आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर बताने वाला हूं और आपको पेपर में कैसे भरना है वह भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स क्या करना है कि आपको भारत का नक्शा बना लेना है। सबसे पहले आपको मानचित्र दिया जाएगा, भारत का नक्शा बनाना नहीं है, सॉरी गलती हो गई भाई। आपको एक मानचित्र यानी एक मैप दिया जाएगा,
ठीक है, एक मैप आपको दिया जाएगा और उस मैप में आपको भारत का नक्शा दिया रहेगा। ठीक है, उसमें आपको कह सकते हो कि क्या दिया रहेगा, उसमें आपको भारत का नक्शा आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है भैया कि उसमें आपको भारत का नक्शा कह सकते हो कि दिया रहेगा, है ना। और इस भारत के नक्शे को आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से आपको भारत का नक्शा उसमें दिया रहेगा। अब करना क्या है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और उन सारे क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है। देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि जो भारत का जो मानचित्र होगा उसमें आपके पेपर में मानचित्र से संबंधित दो तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस आपके इतिहास से आएंगे, है ना, जो कि आपको 5 नंबर दे के जाएंगे। इसके बाद जो दूसरे नंबर के क्वेश्चंस आएंगे वह आपके भूगोल से आएंगे, है ना भैया, और ये भूगोल के क्वेश्चंस आपको 5 नंबर देके जाएंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास के क्वेश्चंस की। सबसे पहले बात करते हैं भैया इतिहास के क्वेश्चंस की। तो देखो इतिहास के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो देखो पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर। नागपुर कहां पड़ता है भैया, तो नागपुर। इसका आंसर क्या लिखोगे सभी प्यारे साथी, 1 मिनट, इसका आंसर लिखोगे नागपुर। ठीक है, नागपुर। और अगर मैं नागपुर की बात करता हूं तो भैया नागपुर जो होता है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी यहाँ कहीं पर आपका महाराष्ट्र में नागपुर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बिंदु लगा करके, ठीक है, पहला आंसर लिख दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा नागपुर। ठीक है, नागपुर आंसर नंबर फर्स्ट नागपुर, ऐसे करके। ठीक है, इसके बाद देखो ऐसे करके दूसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। जो स्वर्ण मंदिर हमारा वह हमारा कहाँ पर स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर सभी प्यारे साथी को याद कर लेना है कि हमारा अमृतसर पंजाब में स्थित है। तो पंजाब हमारा कहाँ पर है प्यारे साथी, पंजाब हमारा आप सभी लोग कह सकते हो कि यहाँ कहीं पर हमारा पंजाब होता है। ठीक है, तो प्यारे साथी पंजाब हमारा यहाँ कहीं पर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दूसरा आंसर इस तरीके से टिक लगा के लिख लेना है पंजाब। पंजाब के कहाँ पर, अमृतसर में। ठीक है, तो अमृतसर में कह सकते हो कि हमारा जो मंदिर है कह सकते हो वह स्थित है। कौन सा, हमारा स्वर्ण मंदिर स्थित है। ठीक है, ऐसे ही करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस आपको भर लेने हैं। जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, ऐसे करके आपको फिल कर देना है। चौथे क्वेश्चन का आंसर कहीं आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका नाम आपको यहाँ पर ऐसे फिल कर देना है। 5वें क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर भर देना है। तो जो भी आंसर आपको लिखना है उसका आपको नंबर जरूर डाल देना है। ठीक है, उसका आप नंबर जरूर डाल देंगे और आंसर जो भी है आपको यहाँ पर लिखना है करके, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ऐसे करके मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, तो चौरी चौरा कांड आपको चौरी चौरा नामक स्थान में हुआ था। तो चौरी चौरा नामक एक बिहार में एक स्थान है। ठीक है, चौरी चौरा। ठीक है, जहाँ पर कह सकते हो कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के बिहार में है। ठीक है, तो वहाँ पर कह सकते हो कि आप लोगों का कांड हुआ था एक। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, तो वह स्थान था अहमदाबाद। तो अहमदाबाद आपको भर देना है मानचित्र में अपने। ठीक है, अहमदाबाद। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वह था मद्रास। मद्रास कहाँ पे है भैया, तो मद्रास आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपके हिस्ट्री के जितने भी मानचित्र से संबंधित क्वेश्चंस थे और कैसे आपको मानचित्र वाले क्वेश्चंस को आपको जब मानचित्र पेपर में मिलेगा तो कैसे आपको मानचित्र वाले क्वेश्चंस को भर के आना है, तो वह तरीका मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब चलो बात करते हैं कि भैया आपके पेपर में जो प्रश्न पत्र में 9B संख्या होगी उसमें आपको मैं बताता हूँ। देखो भाई, उसमें आपके पेपर में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस भूगोल से। 5 नंबर के क्वेश्चंस भूगोल से आएंगे। तो चलो बात करते हैं कि 5 नंबर में हमारे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और देखो यहाँ पर एक चीज़ होती है कि यहाँ पर भूगोल में जो भी क्वेश्चंस होता है ना, आपको कुछ इस तरीके से चिन्ह दे रखा होता है, उसका पर्टिकुलर, उसका अलग अपना एक चिन्ह दे रखा होता है। तो पर्टिकुलर आपको उस चिन्ह द्वारा भरना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतिहास के क्वेश्चंस और भूगोल के क्वेश्चंस मिक्स ना हो, इस वजह से भूगोल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको चिन्ह दे दिया जाता है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का आपको चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। और वो जो चिन्ह आपको दर्शाना है भैया, वो आपका यह चिन्ह होना चाहिए। तो अगर मैं भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करता हूं तो आप लोग लिख देना कि हमारा जो एक तारापुर, ठीक है, इसमें हमारा लिख देना आप लोग कि हमारा एक जो तारापुर होता है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु
ऊर्जा केंद्र। ठीक है, आंसर आप लिख देना, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर आप ये लिख देना कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये होता कहाँ पे भैया है, तो यह आप लोगों का महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी नोट कर लेंगे। अब देखो महाराष्ट्र हमारा यहाँ पे पड़ता है, अब इसको किस तरीके से दर्शाना है आपको, इसको इस तरीके से दर्शाना है, तो कुछ इस तरीके से आपको इसको दर्शा करके ऐसे करके, है ना, और यहाँ पर आपको इसका आंसर अलग दूसरे पेन से लिख देना है, पहला आंसर करके यहाँ पर लिख देना है ना। पहला आंसर क्या है आपका, तो कह सकते हो तारापुर, तारापुर। ठीक है, तारापुर कह सकते हो कि परमाणु ऊर्जा केंद्र। और यहाँ पर भूगोल लिख देना। ठीक है, ऐसे ही करके सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। दूसरा है कि महाराष्ट्र की राजधानी नगर में लिखिएगा, तो भारत की जो महाराष्ट्र की राजधानी होती है भैया वह आपकी मुंबई होती है। क्या होती है? वह आपकी मुंबई होती है ना। तो मुंबई आपको लिख देना है। अब देखो भाई मुंबई भी आपका यहीं कहीं पड़ेगा, तो दूसरे का आंसर भी आपको ऐसे करके यहाँ पर कह सकते हो, दूसरे का आंसर भी आपको भूगोल का आंसर है भाई, है ना। तो दूसरे का भूगोल का जो आंसर है वो आपका क्या है, आंसर है भैया मुंबई। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। ऐसे ही अगर मैं तीसरे प्रश्न की बात करता हूं तो वह तीसरा प्रश्न कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है भैया वह है कर्नाटक। वह क्या है? कर्नाटक। तो कर्नाटक कहाँ पर पड़ता है भैया? तो कर्नाटक आप सभी को पता है तेलंगाना। ठीक है, कर्नाटक आपको पड़ता है कहीं पे, तो कर्नाटक मान लो पश्चिम बंगाल की कोलकाता होती है, कर्नाटक की त्रिवेंद्रपुरम होती है। तो ऐसे करके देखो आपको कहीं यहाँ पर तीसरा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा आंसर आपको इस तरीके से भर देना भूगोल। ठीक है, भूगोल करके और जो भी आपका आंसर है वो आपको यहाँ पर नाम लिख दोगे उसका पर्टिकुलर। जैसे देखो भूगोल लिखा, आंसर नंबर फर्स्ट, और क्या स्थित है, तो आंसर नंबर फर्स्ट में तो परमाणु ऊर्जा केंद्र भर दिया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऐसे करके सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर भरना। देखो चौथे का आंसर हो जाएगा भैया कावेरी नदी। चौथे का आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। अब देखो क्या होगा बात करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। तो अगर मैं दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी की बात करता हूँ तो वह हमारी कावेरी नदी है। नर्मदा, जो हमारी नर्मदा नदी है, इस पर बंधा हमारा बांध कौन सा है, तो वह हमारा चिन्ह द्वारा दर्शाना है, इस चिन्ह द्वारा। वो हमारा बांध है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर। ठीक है, बांध। ठीक है, तो यह बांध जो हमारा है सरदार सरोवर बांध हमारा जो है ये हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर हमारा कह सकते हो कि सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। प्यारे साथी इस तरीके से आपको क्या करना है कि सारे के सारे भूगोल के क्वेश्चंस के आंसर आपको मानचित्र में, अपने भारत के मानचित्र में कह सकते हो प्यारे साथी दर्शाने हैं। और आज की क्लास जिस भी प्यारे साथी ने पूरी देखी होगी, प्यारे विद्यार्थियों ने देखी होगी, गारंटी है भैया कि जो भी प्रश्न पत्र आपके पेपर में आने वाला है ना, वह आपका यही होगा। और मेरे हिसाब से अगर आपने क्लास पूरी देखी है तो आप पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर इजीली यहाँ से ला सकते हो। अगर आपको सभी सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के पेपर चाहिए हैं तो आप हमारे चैनल F24 क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ पर आपको केवल अर्धवार्षिक परीक्षा ही नहीं बल्कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस हर वह तरीके की तैयारी देखने को मिलती है जिससे कि आपको 95 प्लस नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। एग्जाम से जैसे ही आप नज़दीक आओगे भाई इतनी बेहतर तैयारी आपकी करा दी जाएगी कि आप इजीली 95 प्लस ले आओगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।